दोस्तों, करीब 4 महीने 10 दिन बाद एक महिला अपने घर वापस लौट कर आती। दरअसल उसके मुंह पर एक पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिससे वह चीख ना सके, जिससे वह देख ना सके। घर पहुंचती है और पूरी आपत्ति बताती है। उसके बाद परिवार वालों के साथ सीधा पहुंच जाती है थाने में, और थाने में जाकर कहती है कि साहब, मेरे साथ 4-5 लोगों ने 4 महीने और 10 दिन तक गैंगरेप किया है। पुलिस वालों ने उसकी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद कहा कि तुम अपने घर जाओ, आराम करो। जैसे ही महिलाओं से ये बात कही जाती है, महिला रो रो कर फिर से कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद उस महिला ने वकील का सहारा लिया। वकील का हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट ये आदेश करता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाए, और दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मैनपुरी, और बात कर रहा हूं 17 फरवरी 2025 की सुबह की। कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुंचता है कि उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना बिचवा के एक खेत में खेत पंप सेट के पास एक जो सिंचाई करने के लिए नाली जो होती है, उस नाली में एक शव पड़ा हुआ था। शव का सिर्फ एक हिस्सा टांग बची हुई थी, बाकी का पूरा शरीर जल चुका था। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है, पुलिस ने जाकर वहाँ जो भी बच्ची कुची हड्डियाँ थी, बच्ची कुची राख थी, बच्चा कोचा शरीर था, उसको कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों को जब यह पता चलता है कि परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल लड़के का नाम साजिद होता है, उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। दिल्ली में रहकर वो मजदूरी कर रहा था, और लगभग 1.5 महीने पहले ही वो अपने घर वापस आया था। 1.5 महीने से ही घर पर रह रहा था। जब उसकी हत्या की बात सामने आती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ तक यह सूचना पहुँचती है, वहाँ भी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जब यह पूछा जाता है, परिवार वालों से बातचीत की जाती है, तो एक कहानी सामने निकल कर आती है। दरअसल कहानी थी यह, साल 2022 की बात है। 19 मार्च की वो तारीख थी और होली का वो पर्व चल रहा था। एक थाना लगता है बोगांव, और बोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है प्रतापपुर, और प्रतापपुर का प्रधान होता है भोला यादव। दरअसल भोला यादव के बच्चों ने जिद की कि यह होली का पर्व है और बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो क्यों ना बिरयानी बनाई जाए। दरअसल इस घर में एक मुस्लिम महिला है जो खाना बनाने के लिए आया करती है। तो भोला यादव की मां ने कहा कि ठीक है, उसको बुला के लेके आओ, वो आ जाएगी और खाना बना के चली जाएगी। जैसे ही यह खाना बनाने के लिए उस महिला को बुलाने के लिए जाते हैं, तो उस महिला की थोड़ी तबीयत खराब थी। घर पे उसकी बेटी होती है। जब घर पे बेटी थी तो उसने कहा माँ तो घर पे है नहीं, इसीलिए आप जा सकते हो। लेकिन जब लड़के ने जिद की, उसने कहा, रिक्वेस्ट करने लगा कि माँ नहीं है तो आप चलो। जब बार बार एक ही बात कह रहा था, तो आखिरकार लड़की तैयार हो जाती है। लड़की कहती है ठीक है, मैं पहुंचती हूँ, और ये सामान है बिरयानी का, तुम इसका इंतजाम करो। लड़की ने जो सामान लिखवाया था, सामान आ जाता है। वह जाती है और घर पर जाकर बिरयानी बनाने लगती है। बिरयानी बनाकर उन लोगों को खिला देती है, और इसी बीच में किसी ने उसने कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। जब घर के लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो उस लड़की को भी कोल्ड ड्रिंक दे दी जाती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके बाद उसकी हालत कुछ अचेत हो जाती है, यानी कि वो बेहोश हो जाती है। और उसके साथ यहाँ पर बदतमीजी होती है, अश्लीलता होती है, छेड़छाड़ होती है। वो विरोध भी कर रही थी, लेकिन विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए वह कुछ कर नहीं पा रही थी। और जब शाम होती है तो उसको उसके घर पहुंचाया दिया जाता है। जब घर जाती है तो उसका भाई उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान था। कभी भी इससे पहले उसकी हालत ऐसी रही नहीं थी। उसके भाई ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई थी जिसकी वजह से मुझे नशा हो गया, और मुझसे इस तरह से बदतमीजी की है। जब उस लड़की के भाई ने जाकर प्रधान के घर पर इस बात का विरोध किया, तो प्रधान के घर में जो मौजूद थे, उन्होंने उसके साथ बहुत मारपीट की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की। लड़का पिट पिटा के घर वापस चला जाता है।
यानी कि बात थी 19 मार्च 2022 की। अब 20 मार्च 2022 आता है, वो लड़की थाने जाती है और थाने जाने के बाद प्रधान के खिलाफ ये मामला दर्ज कराने की कोशिश करी थी, लेकिन प्रधान ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की। इससे पहले कि वह घर पर वापस पहुंचती तो पता चलता है कि उसका रास्ते में ही अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद वह अचानक से घर से लापता हो जाती है। घर पहुंचती नहीं है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब घर वाले लगातार थाने में जाते हैं, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एसएसपी के दफ्तर पर जाकर हंगामा शुरू कर देते, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। आखिरकार जब पुलिस का लगातार दबाव पड़ रहा था, तब जाकर 4 महीने और 10 दिन का समय बीत जाता है तो उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी, ताकि वह ना बोल सके ना देख सके। गांव के ही सीमा पर उस लड़की को छोड़ दिया जाता है और जब लड़की की अपनी आंखें खुलती हैं, मुंह खुलता है, तब जाकर परिवार वालों को कहानी सुनाती है। लेकिन 4 महीने 10 दिन बाद जब लौटकर वापस आती है तो निकटतम थाने में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई जाती, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। इसके बाद वो कोर्ट की तरफ रुख करती है। कोर्ट की तरफ रुख करने के बाद उसके मामले में अब कुछ इस तरह से कहानी बन जाती। आखिरकार पुलिस को यह कहानी याद आती है तो पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी आरोपी होते हैं, इनके प्रधान, उसके बेटे और जो भी आरोपी थे जिनके नाम का लिखवाए गए थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए 3 टीम गठित कर दी जाती है और 3 टीमों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके इन आरोपियों को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजो। अब ऐसी स्थिति में इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जो इंस्पेक्टर अविनाश त्यागी होते हैं, साथ ही सर्विलांस सेल प्रभारी अजय सिंह, सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह, ये टीम का हिस्सा होते हैं। ये अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं। एक तरफ तो जो उसे जले हुए व्यक्ति की, जिसका नाम साजिद होता है, साजिद खान की सिर्फ टांगे मिलती है, बाकी हिस्सा जल जाता है। उसका डीएनए सैंपल लेते हैं और जांच पड़ताल के लिए भेजते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि क्या ये लाश वाकई में सचमुच साजिद की है या किसी और की तो नहीं है। साथ ही अब इसे जो साजिद की जो कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, यानी कि सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर के साथ साथ इसकी जो पत्नी होती है उसकी भी सीडीआर निकलवाई जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार किससे बातचीत हुई थी, ये घर से खेत में कैसे पहुंचा, नाली तक कैसे पहुंचा, जो ये ट्यूबवेल है, पंप है, यहाँ तक कैसे पहुंचा। जब मोहम्मद साजिद की सीडीआर निकलवाई जाती है तो उससे तो कोई सफलता नहीं मिलती है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है आमना की जो जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो उसे पता चलता है कि गांव का ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम सुमित यादव और आमना की घंटों घंटों तक बातचीत होती थी। अब पुलिस ने सस्पेक्ट के आधार पर, क्योंकि जो मेन आरोपी थे, जो प्रधान के परिवार वाले थे, वह तो लापता थे, गायब थे, उनको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, वह तो मिल नहीं रहे थे। आखिरकार पुलिस ने सोचा कि क्यों ना सुमित को ही दर दबोच लिया जाए, उसी से बातचीत की जाए। शुरुआत में तो वो इसे सही बात बता नहीं रहा था, लेकिन जब दोनों के मोबाइल कब्जे में ले जाते हैं और कब्जे में लेने के बाद जब इनकी रिकॉर्डिंग सुनी जाती है कि ऑटो कॉल रिकॉर्ड लगा हुआ था, जब ये बातचीत करते हैं तो इनकी बातचीत भी रिकॉर्ड हो जाती थी। 16 फरवरी 2025 की रात को इस महिला की तरफ से कॉल किया जाता है, यानी कि सुमित यादव को कॉल करके बताया जाता है कि मैंने खाने में और चाय में इसको नशीला पदार्थ दे दिया है। इतनी तो इसमें रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद फिर वो अपने काम में लग जाता है और वह कह देती है कि वो खेत की तरफ गया हुआ है। अब पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की, जानने की कोशिश की, पूरी कहानी शुरू से आप लोग बताओगे, क्योंकि पुलिस का एक तरीका होता है बातचीत करने का। जब वो सही से बातचीत का जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस फिर दूसरा तरीका अपनाती है और दूसरे तरीके में फिर वो तोते की तरह बोलने लगते हैं और जो कहानी बताते हैं वो चौंकाने वाली है। कहानी होती है दरअसल आमना अपने ससुराल वालों से बिल्कुल अलग रहती थी, तनहा रहती थी। पति उसका दिल्ली में रहकर एक बेकरी में मजदूरी किया करता था और यहाँ पर लगभग 10 महीने पुरानी बात है। इस घटना से 10 महीने पहले उसका जो टीवी होता है, टेलीविज़न अचानक से खराब हो जाता है और ये सुमित यादव जो
होता है, गांव का ही एक व्यक्ति जो कि इलेक्ट्रिशियन होता है, उस इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया जाता है कि हमारी टीवी खराब हो गया है, क्या इसे ठीक करा देंगे। सुमित यादव कहता है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं घर आता हूं और उसे ठीक कर दूंगा। वो घर आता है और घर आने के बाद उस टीवी को ठीक कर देता है और यहाँ से सुमित यादव की आमना से आंखें चार हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये इतने नज़दीक आ जाते हैं कि एक दूसरे से मिलने जुलने में कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वह अपने ससुराल वालों से अलग रहती थी और उसका पति दिल्ली में रहता था। सब ठीक ठाक ऐसे ही चल रहा था, ना किसी को इस प्रेम कहानी के बारे में कोई जानकारी थी। जब मन करता था सुमित यादव उसके घर आता था, उसके साथ जो भी अनैतिक रिश्ते थे उसको बनाया करता था और ऐसे ही चल रहा था। लगभग इस घटना से मतलब हत्याकांड से लगभग 1.5 महीने पहले जो साजिद होता है वो दिल्ली से अपने घर आ जाता है और जैसे ही साजिद अपने घर पहुंचता है तो सुमित यादव और साथ ही वो आमना आपस में मिलना जुलना उनका नहीं हो पा रहा था और इसी बात को देखते ही वे दोनों परेशान हो जाते। तभी सुमित यादव ने प्लान किया कि तभी आमना ने प्लान किया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए, ये रास्ते से हट जाएगा और हम दोनों की शादी कर लेंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे, जैसे ही अब जी रहे हैं ठीक वैसे ही प्लानिंग करते हैं। और 16 फरवरी 2025 की रात को जब खाना दिया जाता है उसमें नशीली गोली दी जाती है, जब चाय दी जाती है उसमें नशीली गोली दी जाती है। तब तक उसको साजिद को अच्छे से नशा हुआ नहीं था। वो अपनी पत्नी आमना से कहता है कि मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ और बस घूम काम कर वापस आ जाऊंगा। जहाँ वो रहता है उससे कुछ दूर उसके खेत है और जो वहाँ पर पंप सेट है वहाँ जाता है और उसे वक्त ज़्यादा नशा हो जाता है और जब जैसे ही उसे ज़्यादा नशा होता है तो वह उठने की स्थिति में नहीं था, आराम से सो जाता है और यहाँ पर इसे अपना आमना की वजह से सुमित यादव को सूचना मिल जाती है। सुमित यादव मौके पर पहुंच जाता है। एक लोहे की भारी वस्तु होती है, रोड जैसी चीज़ें होती है, उसके सर में वो पूरी ताकत से मारता है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहली ही बार में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो विरोध करने की स्थिति में था नहीं, नशे में था, उसका असर यहाँ हो रहा था। बहरे में यानी कि जो खेतों की सिंचाई करने के लिए पंप सेट से नलकूप से जो एक नाली बनाई जाती है उसमें उसको डाल दिया जाता है और उसके बाद जो खरपतवार यानी कि जो भी घास फूस होती है वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर डाल देता है और पेट्रोल की मात्रा को ज़्यादा डालकर उस पर आग लगा देता है और डालता रहता है जब तक क्या उसका शरीर लगभग 95 से 98% जल जाता है। सिर्फ उसका पैर का छोटा सा हिस्सा बच जाता है, जिसकी वजह से उसका पता चलता है यहाँ पर एक लाश जली थी, वो भी एक मानव की लाश। 17 फरवरी 2025 को ये पता चल जाता है। पुलिस इस घटनाक्रम का जब खुलासा करती है तो गांव वालों की बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। गांव वालों को आसपास में जितने भी लोगों ने सुना, मीडिया वालों ने जब रिपोर्टिंग की, सबको यही लग रहा था कि प्रधान ने ही अपने रास्ते के कांटे को दूर कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि वो इस घटनाक्रम का गैंगरेप के मामले का मुख्य गवाह है। जब से ये मामला हुआ है यानी कि आमना और उसका जो प्रेमी है उसके साजिद की हत्या की है, तो पहले जो 4 महीने 10 दिन वाली जो कहानी है उसमें कई तरह के जोल निकले के सामने आने लगे। सब के सब ऐसा कहने लगे कि शायद वो बात पूरी तरह से झूठी थी या सच थी, ये तो खैर पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कोर्ट में चार्जशीट लग गई है, उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो उसने आमना अपने प्रेमी यानी कि सुमित यादव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है वो वाकई में अपने आप में भयानक है, खौफनाक है, जिसको सोचकर एकदम सिरहन से पैदा हो जाती है। और यकीन नहीं होता है कि कोई महिला जिसने जन्म जन्म तक साथ रहने जिन्हें मरने की कसम खाई थी वो अपने पति की इस तरह से हत्या कैसे कर सकती है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद यानी कि 19 फरवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया, सलाखों के पीछे भेज दिया। शायद आगे की जिंदगी उनकी सलाखों के पीछे गुजरेगी, क्योंकि उनका कत्ल किया वाकई में बहुत भयानक रूप में किया, खौफनाक तरीके से किया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं।
बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों से तक ज़रूर। और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।